Hello dear student, welcome to my channel Science Academy. This is Sagar Patil, your physics faculty. So today we will start Coulomb's law of vector form. लेकिन before start the class, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और आपको फिज़िक्स के बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो है कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो मैंने आपको अर्लियर भी बताया था कि कूलम्ब्स लॉ दो फॉर्म में आता है, वेक्टर और स्केलर। बेसिकली वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन क्या है वो चीज़ भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी का वो वीडियो मिस हो गया होगा तो आप कहीं पे भी स्क्रीन पर टैप कीजिए, आपको आइकन दिखेगा और वहाँ पे आपको बस सर्च करना है कूलम्ब्स लॉ बाय सागर पाटिल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहना है था बाबा कूलम्ब का। तो बाबा कूलम्ब का कहना है था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कूलम्ब का कहना ये था कि किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो उन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, और उनके 2 पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए। तो कोई भी एक जनरली वेक्टर होता है जिसमें ये जो चीज़ होती है, ये जो तीर जैसी चीज़ दिख रही है, इसको कहते हैं हेड, ठीक है। और ये जो पीछे वाली चीज़ है इसको कहते हैं टेल। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि सपोज मैंने कुछ दो वेक्टर बना दिए ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो क्या कहना था कि सपोज पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल मैंने रख दी, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की क्या रख दी है मैंने? टेल। तो पहले की टेल और दूसरे का हेड अगर मैं ज्वाइंट करूं तो इस डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलता है? हमेशा रिजल्टेंट मिलता है। किसका? ये दोनों वेक्टर्स का। बस यही सेम चीज मेरे को यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो आप क्या किया है, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मैंने लिया है O, दो चार्जेस लिए, एक लिया है +Q1, एक लिया है -Q2। इसकी जगह पे मैं इसको करता हूँ +Q2। क्यों इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक लिया +Q1, दूसरा लिया +Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। और देखो ये चीज़ मैंने सपोज इसको फर्स्ट वेक्टर लिया, इसको दूसरा वेक्टर लिया। कैसे दूसरा वेक्टर? तो मैंने क्या बोला था, पहले के हेड पे दूसरे का क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो देखो ये टेल आ गया, किसके हेड? पहले के हेड पे दूसरे का टेल आ गया। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? R1। तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इसको कि R1 = क्या हो जाएगा? R12 + R2, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं R12 को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या आएगा? वेक्टर R1 - R2, ठीक है। तो वेक्टर R1 और R2 पता है, पोजीशन वेक्टर है, बट R12 क्या है? तो R12 एक वेक्टर है जो Q2 से Q1 की डायरेक्शन की तरफ जाने वाला एक वेक्टर है। ये पॉइंटिंग वेक्टर है जो Q2 को Q1 की डायरेक्शन में डिनोट करता है कि Q2 से Q1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहां पे देखो दूसरी कंडीशन, मैंने क्या किया, ये पहला वेक्टर लिया दैट इज R1, ये दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर R21 और मैंने इसको रिजल्टेंट बनाया। कैसे? तो देखो पहले के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? पहले का टेल और दूसरे का हेड। तो ये हो गई रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इसमें से अगर मेरे को बनाना हो तो कैसे बना पाऊंगा मैं? तो लिखूंगा मैं कि R2 = वेक्टर R1 + R21। तो इसमें से R21 को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो क्या मिलेगा? R2 - R1 मिल गया। तो ये क्या हो जाए, जैसे ये हो गया R12 यानी 2 के डायरेक्शन से 1 की तरफ, ठीक है। तो 1 to 1 यानी क्या होगा? तो 1 की डायरेक्शन से 2 की तरफ, तो 1 की डायरेक्शन से 2 की तरफ। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब चीज को समझो, मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया और इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया? तो देखो इसकी डायरेक्शन, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगने वाला है? कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स। तो अब रिपल्शन फोर्स है तो देखो, ये देखो 1 2 का मतलब क्या है कि 2 की वजह से 1 पे लगने वाला रिपल्शन फोर्स, और 2 1 का मतलब क्या है?
तो 1 की वजह से 2 पे लगने वाला रिपल्शन फोर्स, ये हो गया 2 की वजह से 1 पे और ये हो गया 1 की वजह से 2 पे। ठीक है, और मेरे को डिनोट करना है कि F12 और F21 दोनों की वैल्यू सेम होती है बट एग्जैक्टली अपोजिट होती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स का लॉ मेरे को यहाँ पे पता ही हुए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या था कूलम्स का लॉ के हिसाब से, तो कैसे आएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 का मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, अब चीज को समझो, R12 कैप है क्या, तो R12 कैप यूनिट वेक्टर है। कौन सी डायरेक्शन का, ये वेक्टर F की डायरेक्शन का। ठीक है, मतलब वेक्टर F यानी F की डायरेक्शन कहां पे होगी, किसकी डायरेक्शन में होगी, तो R12 के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलो तो R12, तो कोई भी यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर का खुद डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मॉड। ठीक है, याद रखना, कोई भी यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, तो वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मॉड। तो सेम चीज R12 यानी क्या होगा, तो क्या होगा करके देखो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R12 और यहां पे क्या आएगा, वेक्टर R12 और R12 का मॉड आ गया। इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं F12, इसको डिनोट करता हूं F12। ठीक है, 12 यानी 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स, 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, पहले मैं ये डायरेक्शन में जा रहा था, इसके लिए मैंने इसको R12 लिया है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैंने 2-1 लिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सीधी सिंपल सी चीज है। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे बनेगा, तो जरा इसको मैं रफ कर लेता हूं या फिर इसके नीचे ही लिख देता हूं। चलो कैसे होगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर 12 होल क्यूब इंटू वेक्टर 12। हो गया, समझ रहे चीजों को। अभी इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखी है, कहाँ है, देखो देखो देखो, ये रही। ठीक है, क्या आई, R1 माइनस R2। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, समझ आ रहा है चीजों को। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी है, सिंपल है। ठीक है, चलो तो इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, सो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चीज के लिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अगेन। F12 के लिए तो मैंने ढूंढ लिया, इक्वेशन 1 बना लिया। अब बात करते हैं F21 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सेम वही फॉर्मूला बनेगा। कैसे लिख पाएंगे हम, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के 21 यानी क्या था, 21 यानी था 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स। तो 1 की वजह से 2 पे, तो यहाँ पे आएगा अगेन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा वेक्टर R21 का स्क्वायर इनटू वेक्टर R12 का कैप। अभी ये क्या हो गया मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर फिर समझ नहीं आ रहा तो समझो। वेक्टर R21 यानी क्या हो गया, तो एक की डायरेक्शन से 2 पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। यानी ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कहां पे लगेगा, तो 2 से 1 की डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं F21 को लिखूंगा तो किस तरीके से लिख पाऊंगा कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R21 और यहाँ पे आएगा R21 डिवाइडेड बाय R21 का मॉड। ठीक है, चलो करते हैं, इन दोनों को करो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
वेक्टर R21 का क्यूब वेक्टर R21 हो गया। चलो इसकी वैल्यू मैंने ढूंढी है, हाँ जी ये रही देखो ढूंढी हुई है, तो ये ले लो और इसमें इनपुट कर दो तो क्या मिलेगा मेरे को, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। चलो इक्वेशन 1 क्या आया था मेरा, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो पीछे रिवाइंड कर लो या फिर यहाँ से याद रख लो। क्या आया था मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरा कुछ इस तरीके से था, वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R2 R1 माइनस R2, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इक्वेशन 1। अभी इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो वेक्टर में एक लॉ है कि सपोज मैं ऐसा लिखूं किसी भी चीज को कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज से अभी आपको आगे बढ़ना है, तो इस चीज को समझो। देखो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किया है मैंने, सपोज मैंने किसी भी एक वेक्टर को लिया, सपोज इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा, और यहाँ पे करो 3 में से 5 को निकालो तो क्या आएगा -2, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, तो हो गए दोनों इक्वल। समझ रहे हो चीजों को, तो बस एग्जैक्टली वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखो आपके इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है आपका, ये इक्वेशन 1 है, ध्यान से देखो। अगर इसको मेरे को कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से होगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का मॉड है, मॉड में कोई भी चीज हो, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फाइनल वैल्यू प्लस ही आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर R2 माइनस R1 की जगह पे मैं माइनस R1 माइनस R2 भी लिख दूं और उसका मॉड निकालो तो क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। यानी मैं R2 माइनस R1 लिखूं या R1 माइनस R2 लिखूं, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे आएगा वेक्टर R1 माइनस R2 का होल क्यूब, बट यहाँ पे देखो R2 माइनस R1 है, इसको मेरे को उल्टा करना है तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ध्यान से देखो जरा ये चीज, ये देखी हुई नहीं लगती, क्या है ये देखो मेरा इक्वेशन नंबर 1, सिर्फ क्या ज्यादा है इसमें, माइनस, तो ये माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर F21 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस F12 की वैल्यू। इसका सीधा सिंपल सरल मतलब ये है कि देखो इस डायरेक्शन से, मतलब Q2 से Q1 पे लगने वाला फोर्स और Q1 से Q2 पे लगने वाला फोर्स दोनों की वैल्यू सेम है, बट चेंज क्या है उसकी डायरेक्शन में। इन दोनों पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू सेम है, बट डिफरेंस क्या है उसकी डायरेक्शन में। और यही चीज आपने सीखी हुई है, दैट इज क्या है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि कुलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को एग्री करता है, ये स्टेटमेंट सही है, प्रूफ करके दिखाओ, दैट मीन्स उसने आपको इनडायरेक्टली पूछा क्या है, तो उसने आपको पूछा है कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप बच्चा आपको पता चला होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, तो आपका एक भी मार्क्स कट होने वाला नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको मजा आया होगा आज, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जाते जाते एक ही चीज, प्लीज कंफ्यूज मत हो, कंसेप्ट को समझो, और फिजिक्स रट्टा मारने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। So till then, bye bye and take care.